हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज है 7 जून और आज की इस वीडियो में हम 7 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये सबसे ज़्यादा चर्चे में रहने वाला ज्वालामुखी है, जो कि रिलेटेड है इंडोनेशिया से। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी में ये भीषण ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला है। विस्फोट इतना भयानक रहा है कि इसके फटने के बाद इसका जो लावा है ये क्रेटर से 1500 मीटर दूरी तक फैल गया, मतलब कि लगभग 1.5 किलोमीटर तक इसका लावा फैला रहा। माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो देखिए, 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। पहला तो है सक्रिय, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा ज्वालामुखी पर्वत जिससे हमेशा विस्फोट होते रहता है, मतलब कि लगातार बने रहता है। कभी इस साल हो गया या अगले साल, या कोई फिक्स नहीं रहता कि यहाँ कब विस्फोट होना है। ये होता है सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कि सालों से कोई विस्फोट तो हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे भी नहीं होगा, ये कभी भी विस्फोट हो सकता है, ऐसे चांसेस होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी में। और तीसरा प्रकार होता है शांत या मृत ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें कि हजारों लाखों साल से विस्फोट तो हुआ नहीं है और आगे भी इसमें विस्फोट होने का कोई चांस नहीं है। तो ये होते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। यह हम बात कर रहे हैं माउंट मेरापी की, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये विस्फोट देखने को मिला है इंडोनेशिया में। तो देखिए, जब ज्वालामुखी फटता है, जो पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं, इनके टकराने के कारण ये कुछ हलचल होती है, जिसके कारण जो लावा है ये पृथ्वी के बाहर आता है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पृथ्वी के अंदर की 3 परतें आप सभी जानते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, जिसे आप भूपर्पटी, प्रावार और क्रोड के नाम से जानते हैं। और देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान क्या होता है कि धरती के अंदर का ये जो लावा है, जब ये तेज गति से विस्फोट के दौरान बाहर निकलता है, बाहर निकलते समय ये तो बहुत गर्म होता है, तो ये लावा जब बाहर निकल के ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, इसे कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानें। जबकि कुछ लावा ऐसा होता है कि बाहर ना आकर के ये पृथ्वी के अंदर ही अपनी जगह बना करके फैल जाता है और ठंडा हो जाता है। इन चट्टानों को कहा जाता है ग्रेनाइट चट्टान। तो दोनों ही आप याद रखेंगे, धरती के अंदर ग्रेनाइट चट्टानें और जो बाहर निकलता है लावा, इससे बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, जहाँ ये विस्फोट देखने को मिला है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? आसियान का। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है इंडोनेशियाई रुपया। हाल ही में यहाँ के दोबारा से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इनका नाम है जोको विडोडो। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इंडोनेशिया के पास ये जो आप देख रहे हैं सुलावेसी द्वीप, इसी सुलावेसी द्वीप में लगभग 45,000 साल पुरानी एक पेंटिंग खोजी गई है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है सक्रिय ज्वालामुखी की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। देखिए, इटली का जो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है ये है सिसिली द्वीप पर एटना ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के बारे में मैंने बता दिया है। जापान का एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है फ्यूजियामा। ये किस तरह का ज्वालामुखी है? तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फ्यूजियामा ये है सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसमें कि हज़ारों साल से तो विस्फोट हुआ नहीं है, लेकिन विस्फोट देखने के चांसेस हैं। इक्वाडोर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? यहाँ भी एक प्रसिद्ध एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि एंडीज पर्वत पर है। हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म, ये किस देश से जुड़ा है? तो रेड टूरिज्म जो कि चर्चे में रहा है, ये रिलेटेड है चाइना से। अब ये है क्या? तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत में 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं। एक तो है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी, इसकी तो स्थापना 1980 में हुई, लेकिन इससे भी 100 साल पुरानी है कांग्रेस, जो कि 1885 में अस्तित्व में आई थी। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो बड़े बड़े नेता इस पार्टी से जुड़े थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो आप इसे ऐसे समझिए कि उस समय कांग्रेस ने भारत के जिन जिन स्थानों पर अधिवेशन किए थे, या ऐसा कोई भी स्थान जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड है, जो कि कांग्रेस के द्वारा किया गया था, उन स्थानों को यदि कांग्रेस टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप कर दे, तो मेमोरीज के रूप में उन स्थानों को
एक तरह का पर्यटन स्थल घोषित किया जा सकता है। सेम उसी तरह से चीन में 2004 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके इतिहास में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के जितने स्थल हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए रेड टूरिज्म की शुरुआत की गई है। और यहाँ का जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इससे कौन बिलोंग करते हैं? यहाँ के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, ये भी इसी कम्युनिस्ट पार्टी से ही रिलेटेड हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी स्थल रहे हैं इस पार्टी से रिलेटेड, वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है रेड टूरिज्म, इसकी शुरुआत की है चाइना ने। चाइना से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। चाइना के ही वुहान शहर से शुरुआत मानी जाती है कोरोना वायरस की। थोड़ा ऊपर यदि आप देखेंगे तो यह है जिनजुआंग शहर, जहां अभी हाल ही में बर्ड फ्लू के कारण, मतलब कि बर्ड फ्लू का पहला मामला इंसानों में देखने को मिला है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, हाल ही में चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जो लैबसेट प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, लैबसेट प्रोजेक्ट, ये है क्या? तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो चाइना है, ये केन्या के पास जो लामू पोर्ट है इसे डेवलप कर रही है। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान के बीच, जो कि भारत के काराकोरम दर्रे से होते हुए गुजरता है। इसका नाम क्या है? तो ये है CPEC, दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये चाइना की ही पहल है। इसके अलावा हाल ही में चाइना के द्वारा जो आप सन जानते हैं, सूर्य जिसे हमें रोशनी प्राप्त होती है, इससे भी 10 गुना शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन, ये डेवलप कर लिया है चाइना ने ही। अगला है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए डानबिंग और वेरिटास नामक 2 मिशनों की घोषणा की है। तो ये जो 2 मिशन है जिसकी घोषणा नासा ने की है, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये अध्ययन करेगा शुक्र ग्रह का। तो सबसे पहले यदि आप सौर मंडल में देखेंगे शुक्र ग्रह की लोकेशन, ये कहाँ आप लोगों को दिख रहा है? कुछ यहाँ। सूर्य से यदि आप बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले बुध, दूसरे स्थान पर शुक्र और तीसरे स्थान पर आता है पृथ्वी। और इसी शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा इन 2 मिशनों को भेजा जाएगा और इसमें प्रत्येक मिशन को $500 मिलियन की फंडिंग दी जाएगी, जो कि 2028 और 30 के बीच लॉन्च किए जाएंगे। इन मिशनों को भेज करके नासा क्या जानना चाहता है? इसका मेन पर्पस ये है, ये जानना कि शुक्र ग्रह ये इतना गर्म कैसे है कि वह सीसा को भी पिघलाने की क्षमता रखता है। तो इसका जो पहला मिशन है, इसका नाम है दा विंची मिशन। इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बनती है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इसकी फुल फॉर्म आपने याद नहीं रखनी, केवल आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, दा विंची मिशन। ये जो मिशन है ये क्या पता करेगा? शुक्र ग्रह के निर्माण के बारे में कि ये कैसे बना, कैसे ये डेवलप हुआ, और इसके ये एटमॉस्फेयर का भी अध्ययन करेगा और ये भी पता लगाएगा क्या इस ग्रह पर कभी महासागर था भी या नहीं। इसके बाद नासा का ही ये जो दूसरा मिशन है, इसका नाम है वेरिटास। इसकी भी फुल फॉर्म बनती है वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी। ये क्या करेगा? तो शुक्र के भूगर्भिक इतिहास को जानने का प्रयास करेगा, इसका एक मैप तैयार करेगा और ये भी जांचेगा कि यह पृथ्वी से कैसे अलग हुआ था। और इस सतह की ऊंचाई के लिए इसमें राडार का भी इस्तेमाल किया जाएगा और ये भी पता लगाएगा कि ज्वालामुखी और भूकंप ये इस ग्रह में अभी भी हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरह नासा के द्वारा इन 2 मिशनों को भेजा जाने वाला है। देखिए, ये जो शुक्र ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे ग्रह माना जाता है और ये सूर्य से दूसरा ग्रह है, आप लोगों ने देख ही लिया है। इसकी सतह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सीसा को भी पिघलाने की क्षमता रखता है। मतलब आप सोच सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भोर का तारा और सांझ का तारा ये किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में नासा के मिशन की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें चंद्रमा की, हालांकि यह ग्रह तो नहीं है लेकिन उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। तो नासा का एक चंद्र मिशन है जो कि चर्चे में रहा है, आर्टेमिस मिशन। और आर्टेमिस मिशन के तहत, मतलब कि इस मिशन के लिए हस्ताक्षर करने वाला हाल ही में 11वां देश जो कि बना है न्यूजीलैंड। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। क्षुद्र ग्रह जिसे आप एस्टेरॉयड कहते हैं, तो एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है बेन्नु। इसी बेन्नु क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा एक मिशन भेजा गया था। इसका नाम क्या है? ऑसिरिक्स रेक्स मिशन, जो कि 2023 तक पृथ्वी पर जानकारी लेकर के पहुंच भी जाएगा। यदि हम बात करें मंगल ग्रह की, तो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर इसका एक मिशन है, एक रोवर है जो कि चर्चे में रहा है, परसीवरेंस रोवर। और एक हेलीकॉप्टर भी है जो कि मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। तो ये सभी आप याद रखेंगे।
और बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जो आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड किया गया है जो कि करंट से भी रिलेटेड है, इसे आप जाकर के देख सकते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला है हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं एनजीटी, इसने किस राज्य के विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई है गुजरात के लिए। देखिए एनजीटी की बात की जा रही है। यदि आप लोगों को याद होगा, हाल ही में चर्चे में रही मेघदातु परियोजना जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बांध बनाने से रिलेटेड है, जिसे लेकर के दोनों राज्यों में विवाद चल रहा था, विवाद चल भी रहा है। और इसका जो फैसला है ये किसके द्वारा किया जाना है? एनजीटी के द्वारा। मतलब कि एनजीटी के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। पूरी स्टोरी क्या है मैंने आप लोगों को बता ही दी है। तो एनजीटी क्या करता है कि कहीं भी मान लीजिए इस तरह का निर्माण हो रहा है, बांध वगैरह बन रहे हैं, तो इससे प्रकृति को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसकी देखभाल या रखवाली करता है एनजीटी। तो चर्चे में रही थी ये जो विश्वामित्र नदी परियोजना जो गुजरात से रिलेटेड है, और इसी परियोजना को हाल ही में एनजीटी के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसमें कि निर्देश ये दिया गया है कि यहाँ वृक्षारोपण, नदी की अखंडता को बनाए रखा जाएगा, किसी भी तरह का प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तो यदि हम बात करें, देखिए सबसे पहले हम एनजीटी के बारे में ही जान लेते हैं। ये कैसी संस्था है? तो ये एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। तो हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है, लेकिन इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो देखिए कुल 4 हैं। कौन कौन से हैं? भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है और चेन्नई है। ये चारों आप याद रखेंगे। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आदर्श कुमार गोयल। देखिए जो अपना देश भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों के बाद पर्यावरण के लिए इस तरह का संगठन स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश भी है। और इस एनजीटी को हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के समान दर्जा भी प्राप्त है। अब ये परियोजना रिलेटेड है गुजरात से, तो हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात के ही अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे हैं, यहाँ भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया है, जिसे आप मोदी स्टेडियम के नाम से अब जानेंगे। इसी अहमदाबाद में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस, सी प्लेन मतलब कि ये ऐसी प्लेन है जो कि पानी में भी चल सकती है और हवा में भी उड़ सकती है, इसकी भी शुरुआत अहमदाबाद से की गई है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय यानी कि पानी के अंदर संग्रहालय, ये लोथल में स्थापित किया गया है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है, ये भी बनाया जाएगा गुजरात में ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने टीईटी, जिसे आप कह सकते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो हाल ही में ये जो टेट प्रमाण पत्र की वैधता थी, जो कि अभी तक 7 साल थी, इसे बढ़ा करके केंद्र सरकार के द्वारा आजीवन कर दिया गया है। यानी कि उम्र भर के लिए जो भी इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी रहती थी वो मात्र 7 साल की रहती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। शिक्षकों के हित में आप कह सकते हैं, इसकी अवधि बढ़ा करके आजीवन कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं हरिकृष्ण द्विवेदी। हरिकृष्ण द्विवेदी जो कि स्थान लेंगे अल्पन बंदोपाध्याय का। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो चर्चे में रहा था ये था नारदा स्टिंग ऑपरेशन। यहाँ की फिर से मुख्यमंत्री बन गई है ममता बनर्जी, जो कि टीएमसी से हैं। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटों की संख्या 16। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि बात की जाए तो बक्सा, जल्दापारा, गोरुमारा, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल ये फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है। साथ ही भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाना है। किसी राज्य के मुख्य सचिव की बात की जा रही है, तो कुछ समय पहले ही जो अमिताभ जैन है ये छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। जिष्णु बरुआ ये हाल ही में असम के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, जबकि जो त्रिपुरारी सरन है इनकी नियुक्ति बिहार के मुख्य सचिव के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसके द्वारा मॉडल किराएदारी अधिनियम, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब ये है क्या? तो देखिए जैसे क्वेश्चन में ही लिखा आया है किराया, मतलब कि ये किराए से ही रिलेटेड है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? तो देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि किराए के कमरा लेके रहते हैं, लेकिन रहते तो हैं, बहुत समय हो जाता है तो वो उसे खाली करने से मना कर देते हैं।
ऐसा कई बार देखा गया है और ऐसी स्थिति में बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी ऐसा देखा गया है कि जिन मकान मालिकों के पास घर तो है लेकिन वह देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि मान लीजिए हमने कमरा किराए में दिया, सामने वाले इंसान ने कमरा खाली नहीं किया और उसमें अपना हक जमा लिया, तब हम क्या करेंगे। तो इसमें इनके हितों को ध्यान में रख करके केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को मंजूरी दी है, जिसके तहत होगा क्या कि जो भी व्यक्ति किराए से कमरा लेने वाला है और जो भी उस घर का या उस दुकान का मालिक है, इन दोनों के ही बीच में लिखित समझौता किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अब ओरली कोई बातचीत नहीं होगी कि हाँ हमने आपको किराए में दिया, ये रही चाबी आप रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें लिखित में होगी, एक तरह का लिखित समझौता होगा। इसके तहत ये भी होगा कि आवासीय परिसरों के लिए जो किराएदार हैं, जो कि घर में रहना चाहते हैं, उन्हें 2 महीने का एडवांस देना होगा। देखिए, घर में रहना है तो 2 महीने का एडवांस, लेकिन यदि मान लीजिए आप किसी तरह की दुकान ओपन करना चाहते हैं, तब उस मकान मालिक को आप लोगों को 6 महीने का किराया एडवांस में जमा कराना होगा। तो जब ये अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, तब किराएदार को ज़बरदस्ती, जो मकान मालिक है, ये ज़बरदस्ती नहीं निकाल पाएगा। और नए कानून के अस्तित्व में आने पर जो संपत्ति का कब्जा है, जो कि अभी तक देखने को मिलता था कि जो किराए में कमरा लेता था ये ज़बरदस्ती उसमें हक जमा लेता था, इसमें कमी आने की संभावना है, जिससे लेकर के मकान मालिक भी अपनी संपत्ति को लेकर के सुरक्षित रह सकेंगे। तो देखिए, ऐसा फैसला किसने जारी किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। लेकिन यहाँ से आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो लैंड है यानी कि जो भूमि है, ये किसका विषय है? ये विषय है राज्य सूची का। आप लोगों ने संविधान में 3 सूचियाँ पढ़ी होंगी। एक तो है संघ सूची, ऐसी सूची जिस पर केंद्र सरकार फैसले बनाती है, मतलब कि नियम बनाती है। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके कानून बनाती है। तो भूमि ये तो है राज्य सरकार का विषय। इस पर क्या है कि केंद्र ने तो कह दिया है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि हम ऐसा करना चाहते हैं मकान मालिकों के हित में, लेकिन अब ये राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसे लागू करती है या नहीं। तो ये अच्छा पहल है वैसे देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसने जीता है? तो देखिए, ये 2021 की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि जीत लिया है डेविड डिलोप ने। डेविड डिलोप जो कि बिलोंग करते हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। और फ्रांस से यह पुरस्कार जीतने वाले ये पहले लेखक बन गए हैं। इन्होंने अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज़ बैक, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 अपने नाम किया है। और अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते होंगे 2 पुरस्कारों में, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दूसरा है केवल बुकर पुरस्कार। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तक को दिया जाता है जो कि यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो। ध्यान दीजिए, ऐसी पुस्तक जिसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया गया हो। जबकि जो बुकर पुरस्कार है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है जो कि यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ बात की जा रही है डेविड डिलोप की, जिन्होंने 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। अच्छा, 2020 का ये पुरस्कार किसने जीता था? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। ये बिलोंग करती है नीदरलैंड से और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका भी बनी थी। यदि हम बात करें डगलस स्टुअर्ट की, तो ये कौन है? ये बिलोंग करते हैं स्कॉटलैंड से। और 2020 का जो बुकर प्राइज़ है, ध्यान दीजिए बुकर प्राइज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये डगलस स्टुअर्ट ने ही जीता था। अमर्त्य सेन जो कि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें अभी हाल ही में स्पेन के द्वारा सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? सामाजिक विज्ञान की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। वो कैसे? तो देखिए, इस योजना के तहत पंजाब में जो भी ज़रूरतमंद परिवारों की महिलाएं और लड़कियां हैं, इन्हें हर महीने फ्री में सैनिटरी पैड बांटेगी पंजाब गवर्नमेंट। इसी के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है उड़ान योजना। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यून ट्यूब योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में लद्दाख के द्वारा की गई है। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं RK माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर, इन्होंने ऐसा फैसला किया है और इसके तहत लगभग 12,300 टैबलेट वितरित किए गए हैं, जिसे कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए ये टैबलेट वितरित किए गए हैं ताकि इनकी जो ऑनलाइन पढ़ाई है ये जारी रह सके। यून ट्यूब स्कीम जो कि रिलेटेड है लद्दाख से। तो देखिए, लद्दाख के उपराज्यपाल ये हैं RK माथुर।
ये जो आप देख रहे हैं आक्साई चीन, तो ये तो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ, कब हुआ था? 1962 में। इस युद्ध के दौरान चाइना ने भारत के इस हिस्से पर कब्जा जमा लिया, जो कि अब तक है। और ये जो आप POK वाला एरिया देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने आप लोगों को CPEC के बारे में बताया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना और पाकिस्तान में जो ग्वादर है इसके बीच शुरू की जा रही है। यहाँ से मतलब कि इन दोनों के बीच भारत के काराकोरम दर्रे से होते हुए सड़क भी निकाली जा रही है, दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, तो इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए भारत में कितने रामसर स्थल हैं? टोटल 42। और भारत का जो 42वां रामसर स्थल बना है, ये बना है सोकार लेक, और ये कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर विप्रो था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा जारी किए गए हॉकी टीम रैंकिंग में, ये देखिए मेंस कैटेगरी की बात की जा रही है, लेकिन आप लोगों को दोनों ही बताना है, मेंस और वुमेंस कैटेगरी में कौन सा देश टॉप पर रहा है। इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।